बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। बेटा, आइसोलेटेड का मतलब है तन्हा, अकेला। तो ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, यानी कि बाहर से कोई उस पर फोर्स एक्ट ना करे, वो सिस्टम अकेला हो। उसके अंदर तो फोर्स एक्ट कर रही हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो आइए ज़रा पहले एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला या तन्हा। इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है ऑन विच, जिसके ऊपर नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट एनी फोर्स। एग्जर्ट का मतलब है लगाना। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बैरूनी ताकत अमल नहीं करती, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ वेसल, वेसल कहते हैं बर्तन के अंदर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी बर्तन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल बंद है, उनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे, तो हम कहेंगे कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। बच्चे याद रखिएगा, अभी हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि F इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये बात हमने पढ़ी है, F इजिकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट एनी फोर्स, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। मतलब F की वैल्यू ज़ीरो। अगर मैं डायरेक्शन की बात ना करूँ तो F की वैल्यू ज़ीरो, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी ऐसी है ना, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं करती। टाइम डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये हमने डेल्टा पी क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई। तो माइनस पी आई इधर आके क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमने इसको प्रूव भी अब करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कि जब किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो उस वक़्त इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होते हैं, यानी कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे है। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, द टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अहम भी है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। द टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में एंगुलर आएगा, इसलिए मैंने मोमेंटम के साथ लीनियर लिखा है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये मैंने आपको सारा वही समझाया है, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहे, इधर देखें, यानी कि टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो। तो सारा ये कॉन्सेप्ट पहले इसको समझें, ठीक है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बेटा, हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक M1 है, एक M2 है। M1 की वेलोसिटी है जी V1, एरो डालेंगे, और M2 की वेलोसिटी है V2। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, अलबत्ता वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो M1 और M2 बेटा ये दो बॉल्स हैं, एक का मैस M1, दूसरी का मैस M2। M1 की वेलोसिटी V1, M2 की वेलोसिटी V2। ये की पॉइंट्स इसके याद रखिएगा कि ये दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। ऐसा नहीं है कि एक बाल टेढ़ी मेढ़ी हो, उसके ऊपर वो कहते हैं ना चिब डले हो, ऐसा ना हो। बात समझ रहे, दोनों बॉल्स स्मूथ होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, नॉन रोटेटिंग, कि बॉल्स मूव तो करे, ऐसे M1 M2 आगे तो जाए, मूव तो करे, लेकिन रोटेट ना करे। क्योंकि अगर बॉल्स रोटेट करेंगी, फिर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, फिर उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये हम मानकर चलेंगे कि बॉल मूव तो कर रही है, आगे तो जा रही है, लेकिन रोटेट नहीं कर रही, घूम नहीं रही, सिर्फ आगे जा रही है। बात समझ रहे। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों बॉल्स हार्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सॉफ्ट बॉल हो, क्योंकि अगर सॉफ्ट बॉल होगी तो जब M1 M2 से टकराएगी तो ये हो सकता है कि आपस में ही टकरा के चिपक जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो सॉफ्ट ना हो, ये हार्ड हो, हार्ड बॉल होनी चाहिए,
स्मूथ होनी चाहिए, रोटेट ना करे, मूव करे। और चौथी कंडीशन क्या है जी, v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि जो m1 की वेलोसिटी ना v2, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो और इसकी वेलोसिटी कम हो। अब ये दोनों मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, जब ये m1 v1 वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो जब ये ज़्यादा वाली वेलोसिटी कुछ देर के बाद जाके टकराएगी m2 के साथ, तो कुछ बच्चे पूछते सर ये टकराने के बाद क्या वापस नहीं आएगी? बेटा देखें ना, अगर m1 m2 से टकराने के बाद वापस तब भी आएगी जब m2 इतना हैवी ऑब्जेक्ट है, इतना हैवी है, मसलन एक चीज़ दीवार के साथ जाके टकराती है, तो m1 अगर तो दीवार के साथ जाके टकराती, अगर m2 बहुत हैवी होता तो m1 टकराने के बाद वापस आ जाती। तो याद रखिएगा इधर कोई दीवार नहीं है, आगे भी एक बॉल ही पड़ी है और वो भी मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा वेलोसिटी वाली बॉल इसके साथ जाके टकराएगी, तो टकराने के बाद याद रखिएगा, तो जब ये टकराएंगी ना, तो ये बिफोर कुलियन है, टकराने से पहले, और ये है एट कुलियन, एंड टकराने के वक्त। तो बेटा जब टकराएंगी तो क्या करेंगी मुझे बताएं, ये बॉल m1 है, ये बॉल m2 है, जब ये टकराएंगी तो m1 m2 के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, जिसको मैंने F का नाम दिया है। आपको याद है हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर m1 m2 पर फोर्स एक्ट करेगी तो m2 भी तो m1 पर फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम F प्राइम या F डैश का नाम दे दें। तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, तो इसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ समझना ज़रूरी है। तो टकराने से पहले, टकराते हुए और टकराने के बाद, आफ्टर कुलियन। अब ये m1 टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जी v1 डैश, और टकराने के बाद हो जाएगी v2 डैश। यानी कि वेलोसिटीज़ याद रखिएगा, जब दोनों बॉल्स का मैस सेम हो ना, तो वो टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी कि पहले इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी ना, v1 इज़ ग्रेटर देन v2, टकराने से पहले ऐसे था ना, लेकिन आफ्टर कुलियन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, v2 डैश इज़ ग्रेटर देन v1 डैश। ओके, तो ये डायग्राम मैंने समझा दी, ये कुछ कंडीशंस हैं और ये आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसका प्रूव करते हैं बच्चे। इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल, अब m1 के ऊपर फोर्स क्या एक्ट कर रही है, F डैश। तो बेटा इम्पल्स अभी हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू, ज़रा देखे क्या पढ़ा था, mvf माइनस mvi ओवर t, ये बात हमने पढ़ी है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ आपको। अब फर्स्ट बॉल देखना आपने, ये वाली बॉल, इसको देखे थे उसको छोड़ दे। अब तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 डैश, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू mv। तो फाइनल मोमेंटम ये है m1 v1 डैश, तो मैं इधर क्या लिखूंगा m1 और vf की जगह पे क्या लिखूंगा v1 डैश, वेलोसिटी वेक्टर है, एरो डालना है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो m1 v1, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फोर्स एक वेक्टर है। अब फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, F डैश है। ये जो m1 ने m2 पर लगाई ये F है, जो m2 ने m1 पे लगाई है ये F डैश है। तो इधर F डैश हम लिखेंगे। अब इम्पल्स निकालना है, तो ये टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F डैश ज़रब t इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम यही स्टेप हम बॉल 2 के लिए करेंगे, तो बताएं क्या होगा, F इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। अब ये जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है, तो बताएं सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है, ये सेकंड बॉल है ना, इसका फाइनल मोमेंटम क्या है टकराने के बाद, m2 v2 डैश। तो इधर क्या लिखेंगे, m2 v2 डैश, m2 v2। तो देखें m2 v2 डैश माइनस m2 v2, इसको ऐसे याद कर लें, पहले इसको सोल्व करना है, बाद में इसको, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इधर क्या लिखेंगे, F ही लिखेंगे, क्योंकि m2 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, F। तो टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, F ज़रब t इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2
v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ज़रा गौर करें, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये इम्पल्स निकला है फर्स्ट बॉल का और ये इम्पल्स आ गया सेकंड बॉल का। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ज़रा तवज्जो करें बच्चे। तो जी बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने लिख ली, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम सेकंड का। अब इन दोनों को ऐड करें, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड देखें क्या है, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 2 की लेफ्ट साइड के एफ मल्टीप्लाई बाय टी। तो क्या लिखेंगे जी, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। तो आपने देखा इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड किया, राइट को राइट में। तो क्या लिखेंगे, m1 v1 डैश माइनस m1 v1। तो क्या लिखा जी हमने, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस, अब 2 की राइट साइड देखें ज़रा क्या बन जाएगी, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ठीक हो गया। अब बच्चे ज़रा इधर गौर करें कि t कॉमन आ जाएगा इस साइड से। तो क्या लिखेंगे, f डैश प्लस f इंटू टी कॉमन ले लिया ना मैंने इन दोनों में से, इज इक्वल टू m1, ये सारी चीज़ उसी तरह आ जाएगी, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ठीक हो गया। अब इधर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या लिखने लगा हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चे हमने क्या पढ़ा हुआ न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश। आप ज़रा डायग्राम पे गौर करें ना कि एफ और एफ डैश ये आपस में इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसे है ना, माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप f की जगह पे माइनस एफ डैश लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कर लें, माइनस एफ डैश इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 0 नहीं, नल वेक्टर। इधर बच्चे गलती करते हैं बेटा, वेक्टर को वेक्टर में जमा करेंगे तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा, 0 लिखेंगे गलत है, नल वेक्टर आएगा। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, माइनस एफ डैश इधर आके प्लस एफ डैश। अब एफ प्लस एफ डैश, एफ प्लस एफ डैश, इसको तरतीब इधर उधर करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में, 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही है। तो बेटा अब एफ डैश प्लस एफ की जगह पे हम नल वेक्टर लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो नल वेक्टर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर भी हमारे पास नल वेक्टर ही आएगा। तो इस पूरी जगह पे नल वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1। ये सारा एज इट इज चलता जाना है, इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब ज़रा बच्चे ज़रा गौर करें कि माइनस वाली टर्म को एक साइड पे कर लें, प्लस वाली को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये माइनस m1 v1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, m1 v1 और ये भी माइनस का है। अब ये देखना ये दोनों माइनस के हैं, एक ये और एक ये। तो क्या आ जाएगा, माइनस m2 v2 इधर आके प्लस का m2 v2। तो ये दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ और जो राइट पे क्या है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। लें जी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। देखें पहले हमने किया था ना फाइनल माइनस इनिशियल, इम्पल्स निकालते वक्त। अब क्या है, m1 v, इसको याद कैसे करना है, इक्वेशन को याद करने का तरीका भी सुन लें। m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियन, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लें आप साथ में, जो एंड पे ये भी लिख सकते हैं, इसके एंड पे जो लिखा हुआ है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियन, टकराने से पहले, इज इक्वल टू टकराने के बाद m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यानी कि टकराने से पहले अलग हो गया, टकराने के बाद अलग हो गया, कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है। याद है मैंने आपको बताया भी था, टोटल इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी एफ।
तो जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे तो ऐसी सूरत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो है बेटा इसकी डेरिवेशन, आप इसको अच्छे तरीके से नोट भी करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।